नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो तालाबंदी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसे लेकर सारी अटकलें समाप्त होती हैं। 1 मई को ही केंद्र सरकार ने बता दिया है कि तालाबंदी बढ़ने जा रही है और इस बार प्रेस रिलीज के जरिए यह सूचना आई है कि 4 मई के बाद से अगले 2 हफ्ते के लिए तालाबंदी बढ़ाई जा रही है। इस दौरान जो रियायतें दी गई हैं अलग अलग सेक्टरों में वो जारी रहेंगी। सफाई और सावधानी की शर्तें पूर्ववत बनी रहेंगी और अब हम सबको आधी मई तक तालाबंदी की शर्तों से गुजरना होगा। 24 मार्च से तालाबंदी इस देश में लागू है। दूसरी बार बढ़ाई गई तो इसकी अंतिम सीमा 3 मई तक रखी गई और अब 4 मई से 2 और हफ्ते के लिए तालाबंदी बढ़ाई जाती है। नए फैसले के मुताबिक बसें और ट्रेनें अभी बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ हवाई यात्राएं हो सकेंगी। स्पेशल ट्रेन और स्पेशल बसों को भी इजाजत दी जाएगी। रेड जोन में किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। ग्रीन जोन में कुछ छूट मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी खुलेगी। रेड जोन में शर्तों के साथ निजी गाड़ियां चलेंगी। कार में 2 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। कार में ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर को इजाजत मिलेगी। 2 पहिया वाहन में सिर्फ 1 को इजाजत मिलेगी। हर जोन में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में प्राइवेट कैब्स को अनुमति दी जाएगी। सिर्फ 1 पैसेंजर को कैब में इजाजत होगी। ग्रीन जोन में कई गतिविधियों को इजाजत दी गई है। सीटों से आधे यात्रियों के साथ बसें चलेंगी। ग्रीन जोन में व्यावसायिक दुकानें भी खुलेंगी। और यही नहीं, आज के दिन यानी 1 मई के दिन केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया। हालांकि यह फैसला बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। फैसला यह है कि रेलगाड़ियां अब मजदूरों को लेकर उनके राज्यों तक जाएंगी। जब 24 मार्च को तालाबंदी हुई थी तभी से महाराष्ट्र सरकार इसके लिए मजदूरों को पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाने की मांग करती रही। 30 अप्रैल तक बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कह रहे थे कि ट्रेन चलाई जाए वरना इतनी बड़ी संख्या में आप मजदूरों को घर नहीं ला सकते। पर क्या उन्हें पता था, क्या उन्हें नहीं पता था कि इसकी तैयारी झारखंड के हटिया स्टेशन से शुरू हो चुकी है और एक ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन की तरफ जाने वाली है। 1 मई की सुबह जब यह रेलगाड़ी निकली तो मीडिया में यह खबर सनसनी की तरफ फैल गई कि सरकार ने क्या कोई प्रयोग किया है या फिर गुप्त रूप से रेलगाड़ी चलाने का फैसला हो गया है। इस रेलगाड़ी में 1200 से अधिक मजदूरों को बिठाया गया। देह की दूरी के नियमों का पालन करते हुए एक कंपार्टमेंट में 74 मुसाफिर आ सकते हैं, मगर 54 ही बिठाए गए और सैनिटाइज भी किया गया रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म वगैरह को। क्या यह फैसला बहुत पहले नहीं हो सकता था, मार्च के महीने में 20 अप्रैल के दिन या 12 अप्रैल के दिन की रेलगाड़ियों से मजदूरों को भेजा जा सके? जैसे ही यह खबर आई, जो कि आनी थी, तो रेल मंत्रालय ने तुरंत लीपापोती वाली सफाई दी कि सिर्फ 1 बार के लिए चलाई गई है, वो भी तेलंगाना सरकार की अर्जी पर। तो क्या बिहार सरकार अभी तक सिर्फ मीडिया में बयान ही दे रही थी? उसने इस तरह की कोई आधिकारिक अर्जी नहीं दी। हमें इसके तथ्य हमारे सामने नहीं है, लेकिन यह जानकारी आते ही कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई और पूछने लगी कि जो काम 40-45 दिन पहले हो सकता था वो इतनी देर से क्यों हुआ। इसका क्या औचित्य है, क्या लॉजिक है? स्पेशल आप प्लेन ला सकते हो, स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं? आप विभिन्न ट्रेन चलाइए। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म बड़ा आसान है ट्रेन में रखना, उसमें खाने का प्रबंध हो, और इतने सैकड़ों लोगों के लिए ट्रेन से बेहतर जो स्पेशल होंगी, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगी, उसका क्या औचित्य हो सकता है मना करने के? पूर्व रेल मंत्रियों ने कहा है, विपक्ष की कई अलग पार्टियों ने, कांग्रेस ने बहुत कहा ही है, लेकिन औरों ने कहा है। पर अब ठीक है कि केंद्र सरकार ने आखिरकार मजदूरों को रेलगाड़ी से वापस भेजने का फैसला कर लिया। तो क्या हम इस संकेत के रूप में इसे देखें कि तालाबंदी की प्रक्रिया भी और चल सकती है? क्योंकि जब आप मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का फैसला कर रहे हैं, वो भी महीना भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद,
तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर तालाबंदी टूटेगी तो कारखानों को, दुकानों को और बाजारों को चलाने के लिए इन मजदूरों की वापसी के लिए क्या फिर से ट्रेनें चलाई जाएंगी? क्योंकि रियायत तो एक बार के लिए ही दी गई है अपने घरों तक पहुंचने के लिए। यह एक छोटी सी समस्या है और रेलगाड़ी नहीं चलने के कारण जो दिक्कतें आ रही थीं वो बहुत ज्यादा थी। पिछले 2-3 दिनों में गुजरात के सूरत से उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए कई बसें निकली। ये 27 अप्रैल का वीडियो है और उड़ीसा के कुछ मजदूरों ने गंजाम जाने के लिए बसें किराए पर ली। एक मजदूर का किराया उतनी दूर का 3 से 4 हजार रुपए का लगा है। अगर परिवार लेकर गया है तो 15 से 20 हजार रुपए किराए में ही। इस आर्थिक संकट में जब उसके पास अनाज नहीं, कमाई नहीं, तो ये उससे एक दोहरी आर्थिक मार पड़ी है उसके ऊपर, उन मजदूरों के ऊपर। यही नहीं, जो मजदूर गरीब हैं उन्होंने मुख्य मार्गों को छोड़कर उन सुनसान रास्तों को पकड़ लिया और पैदल चलना शुरू कर दिया जिन पर प्रशासन की आमतौर पर नजर नहीं होती है। सूरत में इसके लिए कई जगहों पर चेकपोस्ट बनाए गए थे जहां पर मजदूरों को जाना था, अपनी स्क्रीनिंग करानी है और नाम पता लिखाकर एक प्रमाण पत्र लेना है ताकि गंतव्य पर पहुंचकर उसे दिखा सकें कहां से किस हालत में आए हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, चेकपोस्ट के बाहर की है कि लोग किस अवस्था में लाइन में लगे हैं। यहाँ व्यवस्था नजर आ रही है, मगर आप इस चेकपोस्ट के भीतर की तस्वीर को देखिए तो सामान्य दिनों की तरह हंगामे की यहाँ पर तस्वीर है। देह से दूरी बनाए रखने के किसी भी नियम का अगर पालन हो रहा हो तो आप बताइए। अगर मास्क लगाना ही सबसे अधिक सुरक्षा के कदम हैं तो फिर तालाबंदी की जरूरत ही नहीं थी, हर किसी को मास्क ही लगा लेना था। मास्क लगाकर अगर भीड़ इतनी जमा हो जाए तो उस मास्क का कोई मतलब नहीं रह जाता। और दूसरी बात, बस के भीतर की तस्वीरें देखिए कि कितनी संकरे जगह पर कितने लोग इन बसों में समाये हुए हैं। एक और बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए कि इन बसों का किराया दिया मजदूरों ने अपनी जेब से, लेकिन बीजेपी की सांसद पार्टी का झंडा दिखाकर इन बसों को रवाना कर रहे हैं। यह ठीक है कि गृह मंत्रालय ने श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के आदेश दे दिए, लेकिन सूरत के रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर बता रही है कि इसकी तैयारी पहले से हो चुकी थी। स्टेशन के बाहर देखिए किस तरह से गोले बनाए गए हैं ताकि यहां आने वाले मजदूरों को देह से दूरी के नियमों का पालन करने के लिए कहा जा सके। और प्लेटफॉर्म का मुआयना भी किया गया है और इसकी साफ सफाई भी रखी गई है, सैनिटाइज भी किया गया है। तो रेलवे एक तरह से अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी थी। शायद इसका फैसला उस बड़ी खबर की तरह नहीं आया, इससे पहले ही झारखंड से खबर आ गई और रेलवे को कुछ और सफाई देनी पड़ी, शाम को गृह मंत्रालय को कुछ और फैसला लेना पड़ा। अगर रेलगाड़ी चलाने का फैसला बहुत पहले ले लिया गया होता तो तबराक अंसारी की मौत ना हुई होती। तबराक अंसारी मुंबई के पास के भिवंडी से साइकिल लेकर निकले थे यूपी के महाराजगंज के लिए। अपने 10 साथियों के साथ 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर मध्य प्रदेश के बड़वानी सीमा तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने दम तोड़ दी। इन सभी को आगे अभी 1400-1500 किलोमीटर साइकिल अभी और चलाने थे। अनुराग द्वारी ने ये रिपोर्ट भेजी थी। इस तरह की त्रासदियों से हमारे मजदूरों को गुजरना पड़ा है। आज मजदूर दिवस भी है। बस और रेल के बाद भी अभी भी बड़ी संख्या में मजदूरों की तकलीफें दूर नहीं हुई। तालाबंदी के बाद से ही अगर ये फैसला पहले हो जाता तो बहुत से मजदूरों को पैदल नहीं चलना पड़ता। महाराष्ट्र के कुछ मजदूर तेलंगाना से 1700 किलोमीटर पैदल चलकर नागपुर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि वहां ना तो रहने का ठिकाना था, ना भोजन था, ना पैसे थे। ये मुमकिन है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्था की है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि उसकी व्यवस्थाएं आधी अधूरी हैं या फिर उनमें इतनी क्षमता नहीं कि हर आदमी तक पहुंच जाए। दूसरी तरफ आप अहमदाबाद से आए इस वीडियो को देखिए, हितेश जी ने भेजी है।
ये सड़क अहमदाबाद से देवगढ़ बारिया की तरफ जाती है, 170 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद में काम करने वाले 11 कंस्ट्रक्शन मजदूरों का यह परिवार सुबह 4 बजे पैदल निकल पड़ा है। इन्हें ना तो बस मिलेगी, ना तो इन्हें ट्रेन मिलेगा, और ये लोग इसलिए जा रहे हैं कि इनका भी अहमदाबाद में रहने खाने का इंतजाम नहीं हो सका, पैसे खत्म हो गए। हम जानते हैं कि भारत में 10 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या डबल होने में, लेकिन 10 दिन में टेस्ट की भी संख्या इसी के आसपास रह रही है, थोड़ी ही ज़्यादा हो रही है। यानी अगर हम टेस्ट की क्षमता में देखें के हिसाब से तो हम बहुत तेज़ गति से प्रगति नहीं कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट कम कर रहे हैं तो फिर आपके भरोसे पर सवाल उठता है कि आप कैसे आश्वस्त हैं कि इतने ही मरीज हैं, या फिर इस बीमारी की रफ्तार हमारी इतनी ही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं स्टीव हांके, इन्होंने ट्वीट किया है कि इन्होंने जॉन्स हॉपकिंस के अपने सहयोगियों से बात की है और पाया है कि भारत का आंकड़ा सही नहीं हो सकता है। इसकी 81% आबादी असंगठित क्षेत्रों में काम करती है, तो मुमकिन है कि मरने वालों का या बीमारी का रिकॉर्ड सब कुछ कागज पर ना हो। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के बनाए मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, इसकी बताए हुए संख्याओं को रिपोर्ट किया जा रहा है। हर जगह हेडलाइन में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। तो क्या इस स्थिति में हम तालाबंदी से मुक्ति पा सकते हैं? अभी तक आप केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कई फैसलों को देखेंगे तो पाएंगे कि तालाबंदी की शर्तें अब 24 मार्च की तरह नहीं हैं, उसमें कई प्रकार की ढील दी जा चुकी हैं। कई जगहों पर हजारों की संख्या में फैक्ट्रियों को चालू कर दिया गया है, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी सीमित संख्या में लौटने लगे हैं। तो हमने तालाबंदी से क्या हासिल किया? संख्या बढ़ने की रफ्तार जरूर कम है हमारी, मगर संख्या बढ़ रही। क्या कोई ऐसा देश है जिससे हम तुलना तो नहीं कर सकते, मगर देख सकें कि उसने तालाबंदी करने के बाद क्या हासिल किया? एक देश नजर आता है, वो है न्यूजीलैंड। 27 अप्रैल को न्यूजीलैंड ने कहा कि कोरोना को एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। मगर प्रधानमंत्री ने साफ किया कि एलिमिनेशन का मतलब जीरो नहीं होता है, लेकिन मौजूदा दौर में हमने इसे नियंत्रित कर लिया है। इसीलिए न्यूजीलैंड ने तालाबंदी पूरी तरह से खत्म नहीं की, सिर्फ लेवल 4 से लेवल 3 ही किया। यह ऑकलैंड की तस्वीर है जो हमें उस्मान ने भेजी है। उनका कहना है कि सड़कों पर गाड़ियां लौट आई हैं, मगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। सतर्कता की सारी शर्तें पहले की तरह लागू हैं, दुकानें खुल गई हैं और कोई खाने का सामान लेकर घर जा सकता है। अब दिन वाली यह तस्वीर क्राइस्टचर्च की है। शुभजीत सरकार ने यह वीडियो भेजा है। सड़कों पर गाड़ियां लौट आई हैं, कम छात्रों की संख्या के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गए हैं, लोगों को घर से ही काम करने के लिए कहा जा रहा है। 10 लोग शादी या अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की स्वास्थ्य महानिदेशक एशले ब्लूमफील्ड ने कहा है कि संक्रमित मरीजों की कम संख्या से हमें यह भरोसा हो रहा है कि हमने लक्ष्य को पा लिया है। जीरो तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें अब पता है कि नए केस कहां से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने कहा है कि कोरोना वायरस फिलहाल मिट गया है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना होगा। न्यूजीलैंड में अभी तक 1474 केस सामने आए, जिसमें से 1229 ठीक हो गए और मरने वालों की संख्या मात्र 19 ही रही। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च बोल के एक छोटा सा शहर से बोल रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। हम लोग का अभी तक यहाँ पे अलर्ट लेवल 4 में था, जिसका मतलब था कंप्लीट लॉकडाउन। वो आज से उठ गया है, तो हम लोग अभी अलर्ट लेवल 3 में आ चुका है। हम लोग का यहाँ टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल तक 1,26,000 टेस्ट हो चुका था और हमारा पॉपुलेशन है 45 लाख। पर कैपिटा के हिसाब से बहुत ही हाई है और वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। लकीली हम लोग का यहाँ पे सिचुएशन लगभग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ है, बट लगभग हम लोग ठीक हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बर्गर किंग फूड पिकअप में गाड़ी का इतना लाइन है। देखिए, ये वक्त वो वक्त नहीं है जब किसी की धर्म, जाति या कोई भी कुछ भी देखा जाए,
क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो धर्म देख के नहीं आएगी। कोई भी धर्म का आदमी हो, प्लीज़ धर्म मत देखो, हेल्प करो जितनी आप एक दूसरे की कर सकते हो। यही हमने न्यूजीलैंड में किया है। हमने कोई नेशनैलिटी नहीं देखी, हमने किसी का धर्म नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी। जो जिसकी हेल्प कर सकता था सबने हेल्प करी है। आप लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो आप लोग कोविड-19 को हरा पाएंगे। हम सब मिलकर कोविड-19 को हरा पाएंगे। अब एक दूसरा देश है ताइवान। ताइवान ने तालाबंदी का सहारा नहीं लिया, लेकिन उसने बाकी अपने नियमों को सख्त कर दिया। जिस ताइवान के बारे में कहा गया था कि चीन के नजदीक होने के कारण कोविड-19 से सबसे बुरी तरह से यह दूसरा देश होगा जो प्रभावित होगा, मगर ताइवान अपने उपायों से मस्त है, बगैर तालाबंदी किए हुए। ताइवान में अप्रैल के महीने में 5 दिन ऐसे रहे जब कोई केस नहीं आया। मार्च में भी 2 दिनों तक कोई केस नहीं आया। ताइवान में सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई है और संक्रमित लोगों की संख्या 429 के आसपास ही रही। ताइवान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जुलाई के अंत तक कोरोना वायरस अंत भी हो सकता है। ताइवान ने 31 दिसंबर से ही कदम उठाने शुरू कर दिए और बगैर तालाबंदी के उसने ये लक्ष्य हासिल कर लिया। शुरू से ही ताइवान फैसले लेने लगा था। चीन के वुहान से हर हफ्ते दर्जनों फ्लाइट आती थी। इसके बाद भी ताइवान ने संक्रमण पर काबू पाया है। यहाँ शर्तें तो लागू हैं मगर जिंदगी चालू है। और ताइवान में बड़ी संख्या में भारत के छात्र भी रहते हैं। उन्होंने अपने अनुभव हम भारतीयों के लिए भेजे हैं ताकि हम सीख सकें कि हम ताइवान के मॉडल से क्या कुछ ले सकते हैं। मेरे कॉलेज में क्लास में जाने से पहले मुझे टेम्परेचर देना पड़ता है। क्लास में मैं हर दिन जहाँ बैठता हूँ सेम प्लेस पे मुझे बैठना पड़ता है। हर बच्चा अल्टरनेट सीट पे बैठता है, यानी 1 मीटर होने चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। और आप जगह चेंज नहीं कर सकते, हर दिन सेम प्लेस पे बैठेंगे। आप अगर बस में चढ़ते हैं तो बस में विदाउट मास्क नहीं चढ़ सकते। अगर आप चढ़ते हैं तो फ़ाइन देना पड़ेगा। फ़ाइन भी बहुत तगड़ा फ़ाइन है यहाँ पे फ़ाइन करीबन है 60,000 NTD। इट्स मीन्स इंडियन अप्रॉक्स 1.2 लाख एंड स्टार्टिंग है वो, स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, और पब्लिक प्लेस पे भी विदाउट मास्क नहीं जा सकते हैं। इवन हम कैंटीन में जाते हैं तो हमारी टेम्परेचर ली जाती है और फिर टेम्परेचर लेने के बाद हमें ये मार्क दिया जाता है। तेरे पास है क्या मार्क? हाँ, मेरा भी है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, मार्क दिया जाता है। ये इस मार्क का मतलब ओके, ये बंदा जा सकता है, क्लास में भी जा सकता है एंड कैंटीन में भी जा सकता है। यहाँ लोग सुनते हैं, काम भी करते हैं, क्योंकि ये डिसीज़ है, नॉट लाइक कोई पॉलिसी आया मेरे किसको, क्योंकि डिसीज़ आया खुद को अफेक्ट होता है। अगर खुद आदमी ठीक है तो वहाँ पे 90% तक का काम हो जाता है, इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली 90 तक हो जाता है। एंड ताइवान ने जनवरी स्टार्टिंग से ही यहाँ सिचुएशन संभालना स्टार्ट कर लिया है। एंड ऐसे भी नहीं ताकि अभी ये सिचुएशन आ गया, मास्क नहीं मिल रहा, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। और रूल्स पे हर टाइम इमीडिएटली रिफ्रेश किया जाता है, रिव्यू किया जाता है क्या हो रहा है। एंड मास्क भी ना हर पर्सन को लाइक इतना दिन के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल 1 वीक या 2 वीक्स के लिए 9 डेज के लिए 14 मास्क 14 मास्क ऐसे दिया जाता है। और सस्ता भी है, ऐसे जैसे जो उस प्राइस में नहीं सेल किया जा सकता। यहाँ पे वॉशरूम्स में पोस्टर्स लगे हुए हैं कि आपको हाथ कैसे धुलने हैं। सारे स्टेप्स 1 बाय 1 आपको बताए गए हैं। इसके अलावा आप कभी भी अगर छुट्टियों में घूमने जाते हो तो आपको इसका लेखा जोखा अपने यूनिवर्सिटी स्टाफ को बताना होता है। वो उसके बाद वो चेक करते हैं कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में गए हो जहाँ पे रिसेंटली ताइवान में कोविड-19 के केसेस मिले हैं तो आपको तुरंत हॉस्टल फैसिलिटीज़ में क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिनों के लिए। और अगर कोई बच्चे को डर है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, कोविड-19 दुनिया में इस हिसाब से फैल रहा है, तो उसके लिए लाइव क्लासेस की व्यवस्था की गई है। हर रोज़ जब हम जो लोग यूनिवर्सिटी जाके क्लास लेना चाहते हैं, जब क्लास लेते हैं उसी वक्त टीचर लाइव होती है, उस बच्चे को भी पढ़ाती है जो घर से पढ़ना चाहता है। और इस बीच 3 मई को कोविड-19 से लड़ने वाले योद्धाओं और देशवासियों का हौसला बढ़ाने के लिए नौसेना समुद्र में एक फॉर्मेशन बनाएगी, आसमान में वायुसेना उड़ान भरेगी और सेना के बैंड अस्पतालों में जगह जगह पर संगीत बजाएंगे ताकि लोगों का हौसला बढ़े। On behalf of the defense services,
we have decided to express our gratitude to all the Corona warriors, every person who has been involved in providing support to our nation and to its people, in ensuring that all of us remain safe and we are able to overcome this